ये हमने देख लिया स्टैट्स कि हम तो जीत ही नहीं पा रहे ना। होम में हम दुनिया की वर्स्ट टीम बने हुए हैं। अब मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं कि हम टेस्ट क्रिकेट में सेकंड टियर टीम्स में आ रहे हैं और ये लोग ख्वाब देखते हैं कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाएंगे। और अब पिच तो समझ में आ गई होगी ना पहले टेस्ट मैच के बाद, अब तो दूसरे में समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। सेम स्टेडियम में। अच्छा, पहले टेस्ट मैच में तो क्राउड अलाउड नहीं था, अब दूसरे में अलाउ किया, लेकिन ओनली स्टूडेंट्स, और वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है, इससे क्या होगा? डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना ना, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से शायद, क्योंकि शायद कोई सिक्योरिटी रीजंस होंगे या कोई ऐसा, मुझे मैंने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अलाउ करें तो अच्छे। वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे जी बच्चे, तो बच्चे फिर स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। एक जमाना था जब बाबर आजम के बारे में कहा गया कि भाई एक लड़का आया है जो विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ से बेहतर खेल सकता है, इनसे बेहतर जा सकता है। लेकिन जब तक इस बारे में लोग बात कर रहे थे तब तक पता लगा गुरु बाबर तो किंग का के भी नहीं है। और अब खबर आई है कि गुरु जायसवाल ने भी बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। मतलब वो लड़का जिसने 10 टेस्ट मैच खेले हैं वो भी रैंकिंग में बाबर आजम से आगे निकल चुका है। एंड दैट डिफाइंस कि बाबर आजम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बाबर आजम को किंग कहने वाले अब कहने में कतरा रहे हैं, और ये कतराना बनता भी है क्योंकि जायसवाल जैसा नया लड़का भी अगर आपको पिछाड़ देता है तो फिर आप किंग का के नहीं है। विराट, रोहित, ये सब कई बार खेलते हैं, कई बार नहीं खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं जो सारे टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सारे वनडे खेलते हैं, सारे T20 खेलते हैं, अंडू झंडू सारी टीमों के सामने खेलते हैं। कई बार पाकिस्तान में उन पर आरोप भी लगा, कई बार आमिर जैसे खिलाड़ियों ने भी कहा कि दुनिया के बड़े बल्लेबाजों और बाबर आजम में अंतर यह है कि बड़े बल्लेबाज छोटी टीमों के सामने मैचेस छोड़ देते हैं, वो बड़ी टीमों के सामने जाते हैं। बाबर जो है वो हर छोटी मोटी टीम के सामने जाते हैं, खेलते हैं और रन बनाकर अपने स्टैट्स को बेहतर करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर यशस्वी जायसवाल जैसा लड़का आपको पीछे छिड़ा देता है तो फिर सवाल ये होता है कि आप टॉप के प्लेयर तो नहीं है। ये सारी कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है, और टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की जो इबरतनाक शिकस्त हुई बांग्लादेश के हाथों, इसके बाद एक और अपडेट आ गई हमारे सामने। वकार यूनुस जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, उसमें हमने देखा कि उन्होंने पीसीबी इसको अल्लाह हाफिज़ कह दिया। उन्होंने एज एडवाइज़र के रोल पे ऑप्ट किया था और उन्होंने कहा जी कि मैं इसको अपनी जो फ़्राइज़ है इसको अंजाम नहीं दे सकता और मैं एज ए इन्वेंटोर काम करूँगा। और पाकिस्तानी जो कप होने जा रहा है डोमेस्टिक का, उसमें उन 5 मेंटोर का भी अनाउंसमेंट कर दी गई। उसमें वकार यूनुस होंगे, सकलैन मुश्ताक होंगे, मिसबाह हक होंगे, शेब मलिक और सरफराज अहमद होंगे। एक तो ये 2 चीज़ें हमने देखनी है। एक, क्या ये सारे प्लेयर जो पाकिस्तान के पूल में हैं 149 कैबिनेट के अंदर 5 टीमों का अनाउंस किया गया है, क्या पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, क्या उसमें खेलेंगे? और क्या ये लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, जिस तरह अभी हमने हुरैरा की बात कर रहे हैं, कमरान गुलाम की बात कर रहे हैं, अगर कोई परफॉर्म करेगा तो क्या उसको पाकिस्तानी टीम में जगह दी जाएगी? क्योंकि होता यही आ रहा है कि जो लड़का परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में, अपना नाम पैदा करता है, उसको स्क्वाड में तो चलें किसी ना किसी तरह वो रख लिया जाता है, बट उसको प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं रखा जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब हम अपने प्लेयर की फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर हम जब ये रोना रोते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो सबसे बड़ी प्राइम रीज़न उसकी यही है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है, याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का याया भाई। याया भाई, ये क्रिकेट को क्या हो गया है? हमारी क्रिकेट वन स्पोर्ट नेशन है हम, और हम जो देख रहे हैं जो डिज़ास्टर है ये बहुत लंबा होता चला जा रहा है। आज कोशिश करेंगे कि तमाम अहवाल के हवाले से आपकी राय जानी जाए। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करता हूँ, जो टेस्ट मैच अभी रिसेंटली हुआ, बाबर की जब कप्तानी की हम बात करते थे, कप्तानी से ही स्टार्ट करते हैं। बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, हमेशा हमने बात की कि उसकी गेम अवेयरनेस का मसला है, उसकी टीम सिलेक्शन अरसे से, और 2-2.5 साल हो गए हैं, एक के बाद एक शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाई जा रहे हैं। तो ज्यादा कंसर्निंग बात तो यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 8 पे, और अभी चांस बिल्कुल भी, पहले भी घर नहीं था, रियलिस्टिक चांस तो था ही नहीं। हम जरा थोड़े मजे ले रहे थे अपने कैप्टन के कि हाँ जी कैप्टन साहब ने निगाह रखी हुई है टॉप
2 टीम्स में फिनिश करने की, तो वो बांग्लादेश के साथ ही वो तो गुब्बारे से हवा निकल गई ठुस करके। तो ज्यादा कंसर्निंग बात वो है कि हमारी जो टीम की रैंकिंग है वो दिन ब दिन नीचे नीचे और नीचे जाती जा रही है। ये प्लेयर्स अभी इनके साथ ठीक होना शुरू हुआ है। बाबर आजम पिछले कई अरसे से, बल्कि काफी महीने साल हो गए हैं कि टॉप 5 में अक्रॉस द फॉर्मेट ही इज देयर। बाबर आजम इज देयर अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 वनडे में भी पहले नंबर की रैंकिंग है। वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं है बाबर आजम ने, कुछ नहीं किया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और अभी भी नंबर 1 रैंकिंग की जो है बैट्समैन ओडीआई में बाबर आजम। इस साल तो ओडीआई खेला नहीं। टेस्ट में अभी 9वें नंबर पे गए हैं जनाब, तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 9वें नंबर पे। ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। जब आप 14 इनिंग्स खेल लेंगे अपनी टीम के लिए और एक 50 भी नहीं करेंगे, तो ये तो पता नहीं क्यों लीनियट है शायद इनका। तो मुझे आज तक तो रैंकिंग इनका कोई समझ नहीं आई, इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एल्गोरिदम है, क्या हिसाब किताब है, ये क्या इनकी मेजरमेंट, क्या हिसाब किताब होता है, और तब जाके ये रैंकिंग निकलती है। काफी मैंने इस पे पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन आप सोचते कुछ है होता कुछ है। कभी किसी को बिल्कुल बकवास ही रैंकिंग दे देते हैं, कभी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, मोर और लेस अजीब किस्म के इनका हिसाब किताब है। तो खैर अभी ये जनाब जाके 9वें नंबर पे गिरे, और अगर लिटन दास दूसरी बारी में शुरू में कैच पकड़ लेता तो ये टॉप 10 से छुट्टी हो जानी थी। होना ये चाहिए इनके लिए। देखे ना पाकिस्तान की टीम, वो तीनों फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। 5वें 6वें 7वें इस तरह के नंबरों पे। दुनिया में काम की टीमें 8-10 हैं, 10 भी मैंने ज्यादा बता दी है, मतलब जिनके के साथ समझते हैं कि चलो जी कंपीट हो सकता है। ऊपर की 3-4 तो अलग है, नीचे वाली 4-5 अलग है। तो उसमें से भी अगर आपकी टीम एंड के नंबरों पे फिनिश कर रही है, तो आप किस चक्कर में जनाब टॉप में बैठे हुए हैं? आप किन नंबरों, किस चक्कर में टॉप 5 में इतने अरसे से मौजूद हैं? तो ये बिल्कुल ठीक हुआ, परफॉर्मेंस आ कुछ नहीं रही, टीम दिन ब दिन नीचे खड्डे में गिरी हुई है। लेकिन जब हम रैंकिंग निकाल के देखते हैं तो जनाब अभी भी विराजमान है, ऊपर से मजे से बैठे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे शानदार तरीके से। तो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये बेहतर हुआ है। इनको पता चलेगा जनाब परफॉर्मेंस भी दिखानी है। पहले तो चलो जाती कुछ ना कुछ, तो अब जाती भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इस पर रैंकिंग पे बात करेंगे, फिर जरा शान मसूद पे भी बात करेंगे कि शान मसूद साहब कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन शान मसूद की अपनी जाती परफॉर्मेंस कब आएगी? बल्ले से चलो कप्तानी में जो भी ब्लंडर किए करते कराते कुछ भी, और पहली इनिंग में तो चलो नॉट आउट था, दूसरी में आउट होने के बाद भी ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर कि किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाए। तो भाई साहब जब तक आपकी जाती परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपकी कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पेक्ट, कुछ ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं। लोग ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। यहां पे तो जो अच्छे परफॉर्म करके उनकी भी टांगे खींची जाती है, तो आपके बल्ले से खुद तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कि नहीं? पाकिस्तान में इस वक्त टैलेंट की कमी है और आने वाले चैंपियंस कप और डोमेस्टिक कप के जरिए नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो 6 से 7 महीने पहले आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट को ठीक करके ही जाएंगे, उससे पहले वो जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पहले टेस्ट में शिकस्त है बहुत मायूस कौन है। पिच के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैंने जो एक रिपोर्ट मांगी है जो कि आजकल में उनको मिल जानी है, उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम में आता करेंगे इस बात का कि क्या वाकई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और क्या आने वाला चैंपियंस कप वाकई किसी टैलेंट की गारंटी हो सकता है। पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं क्या इन्हीं को हमने साथ लेकर चलना है, दूसरे टेस्ट में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, उस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब हमें जो है ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान की साबिक कमेटी के रुकन तौसीफ अहमद साहब जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की। लेकिन पहले बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने रिएक्शन दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। चलिए ये तो अच्छी बात है कि कोई आया जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मुझे वर्ल्ड कप के बाद हमारा एक यही पॉइंट था कि अभी तक कोई जिम्मेदार शख्सियत आके इस हवाले से बात ही नहीं कर रही। उन्होंने आके ना सिर्फ बात की बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आप ही क्या राय है सर, क्या वाकई जैसे वो कह रहे हैं टैलेंट खत्म हो गया है, क्या वाकई जो है वो चैंपियंस कप में पहले हमें टैलेंट ढूंढना पड़ेगा फिर कोई बैकअप आएगा? इस वक्त जब हम पाकिस्तान में सेकंड टेस्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास कोई बैकअप टैलेंट नहीं है और आप रुकन सिलेक्शन कमेटी रहे हैं सर, आपने बड़े अरसे सारे टैलेंट को परखा है, आप ही इस पर क्या राय है? देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी में सही आएगा ये तो मुझे समझ नहीं आई। कप में डोमेस्टिक इवेंट चैंपियंस, हाँ बिल्कुल।
तो ये मुझे बात समझ नहीं आई, इसलिए कि पहले पेंटिकुलर भी होते थे और इसी टाइप की क्रिकेट होती थी, उसमें टीमें 5 बना के और सिस्टम चल रहा था, अपनी जगह थी सारी। डेफिनेटली इससे जरूर आ सकता है, बट ये कहना कि हमारे पास नहीं है, एक्चुअल बात वही है, इतने सालों से हम खेल रहे हैं, तो बीइंग एक सिलेक्टर भी मैं बात कर सकता हूँ कि जब आप किसी को देखेंगे ही नहीं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टैलेंट नहीं है। हाँ, उस पाए का टैलेंट नहीं है, ये भी आप उनको खिला के देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। आपके बड़े बड़े परफॉर्मर मौजूद हैं जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जिसके थ्रू आप पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस देते हैं। नाम सबको पता है कि कौन कौन है जो टॉप स्कोरर हैं, या बात यह है कि इस लिहाज से तो ठीक है, अब ये एक खुद सिस्टम बना रहे हैं कि भाई इस तरह देख के हम आगे जो हमारी बड़ा इवेंट आने वाला है उसके लिए हम पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए 50 से ज्यादा जिन भी बैट्समैनों की इनिंग्स है, जितने भी खेले हैं, सबसे कम है एवरेज शान मसूद की है, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। जितने भी पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं टेस्ट क्रिकेट, 50 से ज्यादा जिन्होंने बारियां ली हैं, इनिंग्स खेली हैं, तो उसमें से सबसे कम एवरेज जो है वो शान मसूद की है। तो जब इस तरह की अथॉरिटी होगी तो कौन सुनेगा भाई तुम्हारी बात? कोई सुनेगा? 4 में से 4 मैच हार गए हो माशाल्लाह से। ऐसा शानदार लाजवाब रिकॉर्ड आपने कायम किया हुआ कि वाह, और इसमें मजीद अभी इजाफा ही होगा जिस तरह के हालात चल रहे हैं। एक तरफ यार देखो, कैप्टन की ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो तब ही आती है, ये सारी चीजें हैं, रिस्पेक्ट अपनी अर्न करनी पड़ती है, कमांड अपनी बनानी पड़ती है, तो वो परफॉर्मेंस से आती है। चलो एग्जाम्पल रोहित शर्मा की कि उसका तो एक्सपीरियंस काफी है, अभी वो कप्तान बना, नए बच्चे इंडिया की टीम में टेस्ट में काफी आए हैं। लुक एट द वे ही सेड, इधर उधर चल, इधर उधर, यहां पे आओ, यहां पे करो, गार्डन में मत घूमो वरना ये डैश 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 डैश। ये बेचारा बिल्कुल ऐसे शक्ल उठा के कभी इधर से उधर, उधर से उधर। ओ भाई, जब तक अपनी बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आएगी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, और लोग ठीक है यार इसकी तो अपनी टीम में जगह नहीं है, ये क्या कप्तानी करेगा। तो जब तक अपनी कोई 4 रन नहीं करोगे तो कोई बंदा तुम्हें नहीं रिस्पेक्ट देगा, और अल्टीमेटली छुट्टी हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से रन अभी करने पड़ेंगे। इस पर भी जरा हम गुफ्तगू करेंगे कि हाँ जी, ये कब परफॉर्म करेंगे जनाब अपने कैप्टन साहब, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया ना, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही उस तरह की, और ओवरऑल भी बिलो 30 एवरेज इतने ज्यादा मैच खेलने के बाद, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। मैंने शान मसूद से भी क्वेश्चन पूछा था, काफी साल हो गए हैं, वो इंस्टाग्राम पे शायद पड़ा होगा, तब इन्होंने श्रीलंका या पता नहीं बांग्लादेश के खिलाफ ही लास्ट टाइम जब आई थी श्रीलंका, कुछ ऐसा बांग्लादेश के खिलाफ कुछ 100 किया था, और वो 100 इनका आया था काफी मतलब 3-4 सालों के बाद। एक श्रीलंका में अच्छा 100 किया था जब पाकिस्तान ने 380-83 रन चेस कर गया पाकिस्तान श्रीलंका में, यूनुस खान ने 170 रन 75 रन, और शान मसूद का भी 100 था। वो 100 आया शान मसूद का, और इतने सालों के बाद टीम में इन आउट फिर वो दूसरा 100 आया। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि एवरेज आपकी टॉप टीम्स के खिलाफ आपका 100 नहीं आ रहे, 100 क्या 2-3 100 है आपके, और अभी दूसरा 100 4-4 5-5 साल के गैप के साथ, तो ये क्या जस्टिफाइड है? दुनिया के जितनी भी टीमों में ओपनर्स खेल रहे हैं उनकी 40 से ऊपर ही की एवरेज होती है आमतौर पे, 40 45 50 की भी होती है कईयों की, 40 से ऊपर तो अक्सर के अंदर उसको मसला आता है, फील्ड प्लेसिंग का मसला आता है। अब शान मसूद को अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो 2 कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 ये कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि बिलो 28 उनकी एवरेज है, वो काफ़ी अरसे से रन नहीं कर पा रहे। नंबर 2 ये कि स्पिनर का पाकिस्तानी जैसी सॉइल पे ना खिलाना, पूरी दुनिया कह रही थी, पर्थ में भी मैच होता है तो नेथन लायन खेलता है। ये जो माइंड सेट था, यहाँ आपके जो यंगस्टर हैं इनको बाबर ने तैयार नहीं किया। हमने हमेशा बात की कि आपने कामरान गुलाम को चांस नहीं दिया, हुरैरा आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने नहीं खिलाया। तो ये कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे आप? शान मसूद की कप्तानी को आप मवाजना करने के लिए कह रहे हैं, और इरफान चौधरी साहब
आपको भी पाकिस्तान की खेलों की सहाफत के साथ मुंसलिक हुए काफी अरसा हो गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या बाबर आजम के 5 साल को आप बाबर आजम के 5 साल के कप्तानी के दौर को शान मसूद के 4 टेस्ट मैचों की कप्तानी के साथ मवाजना करने के लिए हक बजानिब है? क्या जिस अंदाज में बाबर आजम को खुला मैदान मिला, शान मसूद जो इससे पहले मोहम्मद हफीज के साथ ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेले हैं, अब पहला टेस्ट मैच को जेसन गिलेस्पी के साथ खेले हैं, आपको लगता है कि शान मसूद का बाबर आजम के साथ बतौर कप्तान टेस्ट मैच में मवाजना बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी ना। या भाई ये डिसीजन की मैंने बात की, लड़कों के स्क्वाड का अनाउंस करना, फिर आपने जो प्लेइंग 11 खिलाना, स्पिनर का ना खिलाना, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये ऐसे डिसीजन थे शायद कोई भी क्रिकेटर इसको ना लेता। अगर वो मैं और आप बाहर से देख रहे हैं और हमें लगता है कि स्पिनर होना चाहिए था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो आपका कप्तान है, जिसकी गेम अवेयरनेस हम कहते हैं सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो ऐसी चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकता? और वो कहते हैं 5 दिन शायद मैच ही ना जाता, और आप चौथे दिन से 4.5 दिन में मैच हार गए। आप में इंडिया के कई खिलाड़ियों का जलवा दिखा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, ये सब वहां पर जलवा जलाल किए हैं। लेकिन जो बड़ी खबर बनी वो थी बाबर आजम के बहुत बड़े झटके को लेकर। बाबर आजम फिलहाल 9th रैंक पर पहुंच गए हैं। मतलब आप विराट कोहली से तुलना छोड़ दीजिए, आप रोहित शर्मा से तुलना छोड़ दीजिए, आप तुलना कीजिए जायसवाल से, और जायसवाल भी इनसे आगे है। टीम इंडिया की तरफ से सबसे जबरदस्त जलवा जायसवाल से पहले रोहित शर्मा का है। रोहित 6 पर है। जायसवाल की बात की जाए तो वो चढ़कर 8 पर पहुंच गए हैं, और बाबर जो है वो उनके बाद आ गए। यही सारा सवाल शुरू हो रहा है कि यार कहां कंपटीशन चल रहा था, जो रूट, केन विलियमसन, रोहित शर्मा, और कहां पर आप ढुलकते 9th पर आ गए, और वो भी तब जब आप अपने घर में बांग्लादेश के सामने और इधर उधर मैचेस खेल रहे हैं। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में फिलहाल जो रूट जो है वो टॉप पर है। रूट की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। बीते कुछ सालों में फैब 4 में सबसे ज्यादा अगर किसी क्रिकेटर ने अपने आप को इंप्रूव किया है तो वो जो रूट है, इसलिए वो टॉप पर है। जो रूट के बाद जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा अपडेटेड या है वो नाम है केन विलियमसन, तो वो दूसरे पर आ गए। न्यूजीलैंड के ही डैरल मिशेल 3 पर है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड से अपनी छलांग ऊपर लगा रहे हैं, वो फिलहाल 4th पर आ गए। स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने 5वीं पोजीशन बना रखी है। रोहित शर्मा 6ठे पर आ गए, 7 पर जायसवाल है, 8 पर विराट है। अब सवाल यह है कि यार कहां विराट कोहली से कंपटीशन था, कहां रोहित शर्मा से कंपटीशन था, जो रूट से कंपटीशन था, केन विलियमसन से कंपटीशन था, स्टीव स्मिथ से कंपटीशन था। लेकिन इन सबको हटा दें तो बाबर आजम, हैरी ब्रूक और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के सामने भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी वजह भी है, पिछली 14 पारी में बाबर आजम ने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने मैचेस हो या फिर बांग्लादेश के सामने मैच हो। हाँ, पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी आई है तो वो खुशखबरी है रिजवान के तौर पर, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में पाकिस्तान का कभी कोई विकेटकीपर टॉप 10 में नहीं था। पाकिस्तान ने तमाम विकेटकीपर दिए लेकिन कभी कोई विकेटकीपर बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं पहुंचा। रिजवान पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले विकेटकीपर हैं जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। ये उनके साथ एक एडवांटेज हुआ है। जायसवाल खुश होंगे, 7th पर है, 740 रेटिंग है। विराट कोहली जो है वो 8 पर है, 737 रेटिंग है। हालांकि विराट काफी ब्रेक लेकर रह चुके हैं। विराट और जायसवाल और रोहित जब बाकी मैचेस खेलेंगे तो शायद और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बाबर आजम को लेकर है। बाबर आजम को लेकर किंग लोग कह रहे थे, और किंग का के जो है वो भी बाबर की परफॉर्मेंस में नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आता। गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो T20 की लेटेस्ट रैंकिंग में उसमें एंड्रिक सबसे ज्यादा नुकसान पाया है, 4 रैंक नीचे जाकर 6 आप गए हैं। शाहीन शाफरीदी को बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी तगड़ा नुकसान हुआ है, वो भी काफी नीचे गए हैं। शाहीन शाफरीदी टेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो 2 स्थान नीचे गए हैं और फिलहाल वो 10th रैंक पर पहुंच गए। शाहीन भी नंबर 1 का ख्वाब देख रहे थे लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते चले गए। पाकिस्तान जो अक्सर हिंदुस्तान के गेंदबाजों का मजाक उड़ाता है, वो ये जानकर हैरान होगा कि इंडिया के 3 गेंदबाज फिलहाल टॉप 10 में हैं। इनफैक्ट नंबर 1 बॉलर जो वर्ल्ड के हैं टेस्ट क्रिकेट में वो भी इंडिया से हैं, रविचंद्रन अश्विन। बुमराह और हेजलवुड ये दोनों नंबर 2 पर हैं और रविंद्र जडेजा 7th रैंक पर है। यानी चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए या गेंदबाजी की बात की जाए, दोनों जगह पर इंडिया का डोमिनेंस जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
भारत के बल्लेबाज पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन में है, भारत के गेंदबाज पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन में है, भारत से नंबर 1 वर्ल्ड का बॉलर मिल रहा है, ऑलराउंडर में भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे चल रहा है, और जहां तक बल्लेबाज की बात है तो वहां पर भी 6th, 7th, 8th रैंक जो है वो इंडिया के बल्लेबाजों के पास है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले जो 10 टेस्ट मैच इंडिया को खेल रहे हैं उसके बाद हमारे कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो टॉप 5 में जगह बनाएंगे, चाहे वो रोहित शर्मा की बात की जाए जो 6th रैंक पर है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात की जाए जिन्होंने आते ही वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जलवा वो रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने स्कूल को, अच्छी बात है। प्रोबेबली कि वो आके तो स्कूल्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा उमैद, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आपने खासा वक्त भी दिया है क्रिकेट को, हार जीत देखी है, तमाम मौसम भी देखे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जब कोई प्लेयर हारता है उसका अपनी टीम में, मतलब एज अ प्लेयर इंडिविजुअली जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल बाबर आजम 0 पर आउट हुए, बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनको कोई क्या ही कहेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की या उन प्लेयर्स की जो बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पाते हैं और उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या फीलिंग होती है आपकी आफ्टर लूजिंग समथिंग? देखिए, कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, और जो यू नो लॉस है या जो हार है इट्स एन ऑर्फन। तो जब आप हारते हैं या फेलियर होता है, फेलियर इज़ एन ऑर्फन, यू नो, तो आप जब हारते हैं तो आपको कोई मैसेज नहीं आया होता, सिर्फ बुरे मैसेजेस उस पर आते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप जीतते हैं, आप परफॉर्म करते हैं तो आपका व्हाट्सएप भरा होता है, आपके सोशल मीडिया बारकों से। तो उस टाइम पे जो प्लेयर की फीलिंग होती है उस टाइम प्लेयर ही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। उस टाइम प्लेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है कि घर से एक भी मैसेज आ जाएगी, नहीं कोई बात नहीं है, किसी दोस्त का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो वो प्लेयर कहता है अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम। तो हमारे कोच जितने 1-2 गुजरे हैं उन्होंने ये कहा कि आपके पास एक रात है, हारे हो या जीते हो, एंजॉय करना है या दुख मनाना है, उसके बाद अगले दिन उठ के गेट बैक टू इट अगेन। तो ये हमारा होता ही है कि अब देखें, अब ज़्यादा देर जितना देर हम अपने माइंड पर रखेंगे आगे परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो जितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, मतलब वो आप फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर आपको उसमें कम बैक करने में भी टाइम लगता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि सलमान अली आगा को मौका मिला, जबकि वो पहले भी खेलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इस बार क्योंकि सर्जरी की बहुत बातें हुई, इससे पहले वर्ल्ड कप हार कर हम आए तो सबकी नज़रें ज़्यादा थीं टेस्ट पर, अगरचे हमें लोग नज़र नहीं आए स्टेडियम में, मगर सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर लोगों की सबकी नज़रें मैच पर थीं, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोगों ने इस टेस्ट के ऊपर अपने अपने कमेंट्स दिए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग बात करते हैं, मगर इस पर तो बाकायदा तौर पर लोग फट कर बोले हैं, तो इस बार बहुत नज़रें थी। सलमान अली आगा के बारे में मैं कहूँगी कि डू यू थिंक कि उनको किसी जगह पर काम करने की ज़रूरत है अभी स्टिल, बिकॉज उनका भी समझ लें पीक टाइम है, वो यहाँ से आगे जा सकते हैं? आई थिंक वो काफ़ी क्रिकेट खेला है, लाहौर से खेला है, काफ़ी यहाँ काफ़ी पुराना है, वो भी यू नो डोमेस्टिक की मार खा के आया हुआ है, डोमेस्टिक की मार बिल्कुल। तो वो डोमेस्टिक खेलता है और परफॉर्म करता है, और काफ़ी 2-3 दफ़ा वो टॉप परफॉर्मर भी रहा है, तो जिसकी वजह से उसका ये चांस उसको मिला। तो देखें, एक लर्निंग कर्व होती है, सारी ज़िंदगी एक लर्निंग कर्व है, आप क्रिकेट भी इसी तरह लर्निंग कर्व है, आप जितना मर्जी खेल रहे हैं, आप सीखते रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैंने इतना ही सीखना था तो बस बहुत है, बस मैं आ गया हूं तो बस हो गया। बिल्कुल। पाकिस्तान को शान मसूद का कहना था किला बनाएंगे जहां दुनिया की टीमें आके हराना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, ये किला बनाएंगे ऐसे? हाँ, किला बनाएंगे, इसमें कोई उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन सियासत में जो अंदरूनी सियासत होती है ना, उसमें किला बनाएंगे। देखो, आपने 2021 से लेके अभी तक दिखा दिए टेस्ट मैचेस। सबसे बड़ी बात है आपको पिच बनाना नहीं आती यार, नहीं आती, बिल्कुल। जो लोग आपने हाई जैक करे हुए ना इंग्लैंड से, जो कभी सिस्टम लाते हैं इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, अपने बराबर वाले मुल्क से तो सीखते नहीं है, पहली चीज। और जहां तक बात है कि आप किन प्लेयरों के नाम लेते हैं, बॉलिंग में पहला नाम क्या आएगा? शहनशाह अफरीदी, बिल्कुल ऐसे ही है। बैटिंग में पहला नाम क्या आएगा? बाबर आजम। पिछले 12-15 मैचों से क्या परफॉर्मेंस है? अगर आपको आईसीसी नंबर 1 बैटर बना देता है, किस बेस पे बनाता है मुझे तो नहीं पता भाई। मैं बता देता हूं ना आपको, हर चीज। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से रो रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से मैच हार रहा है। फर्स्ट सीरीज में मैच हार चुका है। पाकिस्तान की बांग्लादेश जैसी टीम ने बुरी हालत कर दी है। इस पर पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि हम अपनी टीम नहीं खड़ी करेंगे और नई टीम खड़ी करके उसको आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से रो रही है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जैसा भी भारत के जैसा आईसीसी
के चेयरमैन बन गए हैं, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत धक्का लगा है और जिससे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे तबाह हो गई है। पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरे देशों में भी पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, हमारे वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट में लिख के बताना आपका फेवरेट हीरो कौन है। दोस्तों पाकिस्तान जो बाबर आजम और कोई भी क्रिकेट नहीं चल पा रहा है और जो बाबर आजम की कप्तानी में भी नहीं चला और शरीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान नहीं चला। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मेरी वीडियो में एक कमेंट करना। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।